सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे ट्राईलेटरल समिट के हवाले से। ट्राई नेशन समिट अज़रबैजान के शहर लाचीन में यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तान और तुर्की के सरबराहों की शिरकत से पता चलता है कि ये सहमुल्की स्ट्रेटजिक इत्तेहाद एक नई जहत इख्तियार कर रहे हैं। जुलाई 2024 में आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर तीनों ममालिक के सरबराहान ने सहमुल्की इत्तेहाद की बुनियाद रखी थी और इस एतबार से ये इत्तेहाद का दूसरा इजलास था। पाकिस्तान तुर्की के साथ TFX 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल फाइटर जेट्स के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जबकि अज़रबैजान के JF-17 थंडर सी ब्लॉक फाइटर जेट्स और दीगर जंगी सामान का मुआहिदा हो चुका है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान में $2 बिलियन यानी $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। तुर्किया और अज़रबैजान की कश्मीर पर हिमायत और पाकिस्तान की नगोर्नो काराबाख और कब्रस पर यकजहती तीनों ममालिक में सफारती हम आहंगी को जाहिर करती है। अब हमने देखना ये है कि ये जो ट्राई नेशन समिट है इसका मुस्तकबिल और साथ साथ हम जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक नया रुख किस तरह से देगा ये इत्तेहाद, इसी पर बात करते हैं। आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, कैसे आप इसका तज्ज़िया करेंगे? ट्राईलेटरल तो ये तसलसल है। हमने नगोर्नो काराबाख का हमने जिस अंदाज में साथ दिया था अज़रबैजान का, तुर्की का, वो भी एक मिसाली थी। और साथ में अब ये जो ट्राईलेटरल है, ये अगर आप देखा जाए तो खित्ते में जो तग़य्युरात इस वक्त ये तब्दील हो रहे हैं, खित्ते में जो हालात तब्दील हो रहे हैं इस वक्त, उसके अगर देखा जाए तो उस लिहाज से ज़ाहिर है ज़्यादा कलीदी अहमियत का हो जाता है। और जब मैं खित्ते की तग़य्युरात की बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है जो खित्ते का है और ग्लोबल जो चेंज हो रहा है। और उसमें सबसे सरफ़हरिस्त मुझे नज़र आ रहा है ईरान में ईरान के लिए बड़ा तज़ब्ज़ब सा हुआ है कि इजराइल बिल्कुल तुला बैठा है कि ईरान की पे हमला करे, उसके न्यूक्लियर एसेट्स जहाँ हैं उसको न्यूट्रलाइज करे। पाकिस्तान ने उस पर पोजीशन ली हुई है और अमेरिका ने उस पर पोजीशन ली हुई है। अमेरिका चाह रहा है कि इस तरह नेगोशिएट हो जाए, इनरिचमेंट कम से कम पर आ जाए, जिस तरह के न्यूक्लियर अकॉर्ड से पहले P5+1 के हिसाब से। लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से अमेरिका ट्रंप के ज़माने में इस बात पर आमादा हुआ है कि चलें वापस उस जगह पर या कम से कम इनरिचमेंट। लेकिन इजराइल कहता है ज़ीरो पर आ जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा गज़ा का मामला, वो जिस अभी तकरीबन फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गया है कि टोटल जेनोसाइड एंड उनको वहाँ से निकाल के भगाया जाए, जो कि बार बार वहाँ से आवाज़ आ रही है। और फ़ौजें तकरीबन 77% इलाके पर कब्ज़ा कर बैठी हैं। उस पर तुर्की का, पाकिस्तान का, अज़रबैजान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इन दो पस मंज़र को अगर देखें तो उस लिहाज से अंदाज़ा ये होता है कि जो खित्ते में और जो चीज़ें उभर रही हैं उसमें इंडिया का फैक्टर आ गया। इसके बाद जंग के बाद जो 4 रोज़ा जंग थी, जिसमें कि पाकिस्तान तो खैर डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ ही हुआ, लेकिन इंडिया एक हेजमोनिक डिज़ाइन लेके और एज आ एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पर वो इस खित्ते में ज़रा हेजमोनिक अंदाज में अपने आप को पेश कर रहा है, जिसकी रेजोनेट हो रही है जो बात जाके तुर्की तक भी और अज़रबैजान तक। हम तो खैर इफेक्टिव हुए तो हमने उसका जवाब दे ही दिया और बड़ा बेहतरीन मुस्तहकम किस्म का हमने जवाब दे दिया। इन तमाम पस मंज़र को अगर देखा जाए तो फिर अब देख लेते हैं कि हमारी ट्राईलेटरल जो इस वक्त हमारी ताल्लुकात बन रहे हैं वो उसकी क्या हमें फ़वाइद हैं। ये तीनों मुल्क देखें, अज़रबैजान के पास 7 तकरीबन बिलियन बैरल के करीब ऑयल रिज़र्व है। उसके ट्रिलियंस के हिसाब से उसके पास गैस रिज़र्व हैं। एनर्जी का वो बहुत वहाँ ज़ख़ीरा है
और एनर्जी कॉरिडोर उधर से गुजरता है, तो वो अगर तमाम चीज़ें देखी जाएं, और तुर्किया तो ज़ाहिर है नेटो का मेंबर भी है, और उसकी इंक्लिनेशन और पाकिस्तान के साथ उसके जो बामो उरूज के एक ताल्लुकात हैं, तो वो एक कलीदी सी हैसियत बनाता है जब स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात आती है। तो इसमें शेयर्ड विजन आपस में, इसमें सॉवरेनिटी की जो रीअलाइनमेंट और रीजनल सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ रीजनल सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी का कि आइंदा आने वाले मुश्किलात, चाहे वो नकोरो कराबाख के तौर पर के अंदाज में हों ग्रीस के साथ, अज़रबैजान के साथ, या आइंदा पाकिस्तान इंडिया के साथ, या ईरान की कोई अगर, क्योंकि ईरान की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान भी एक बहुत बड़ा एलाय है चाइना का, और चाइना पाकिस्तान का, और चाइना के ताल्लुकात तुर्की से बिल्कुल से सही हैं, अज़रबैजान में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो इससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आएगा, और फिर बॉर्डर्स की एक यूनिटी ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ बॉर्डर, और उसमें रीजनल ऑर्डर का जो है वो भी एक अमल दखल उसमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोलाबोरेशन पहले थी, मज़ीद बढ़ रही है। आपने देखा कि 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किस तरह उन्होंने अनाउंस किया है। इसी तरह 5th जनरेशन जेट्स को जो जॉइंट इन्होंने प्रोडक्शन के साथ, और फिर आर्म्स एक्सपोर्ट का जो डिफेंस और टेक्निकल उसमें, जिसमें पाकिस्तान जिसमें इतना सर फहरिस्त है, तो उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के दायरे में अभी चल रही है, और इसको इस वक्त यूनिफाइड इंस्टांस लेना कश्मीर पर और कराबाख साइप्रस क्राइसिस पर, ये और तुर्की का, उसमें तुर्की का शामिल होना, तुर्की ने भी हमेशा कश्मीर पर साथ दिया है। तो हमारे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में एक और इजाफा हुआ है, जो कि बहुत मुस्तहकम इजाफा हुआ है हमारा, जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात की प्रोटेक्शन में और मजबूती में बड़ा फ़र्क होगा, और लॉन्ग टर्म हमारे अब आ जाते हैं इसी एनर्जी डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के तरफ ले जाते हुए अगर देखा जाए, तो हमारे लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ एनर्जी को होने वाले हैं और हो रहे हैं, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक आ जाएगी, और हमारी डिपेंडेंस किसी एक या दो मुल्क पर नहीं होगी, बल्कि वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो उस लिहाज से तो यकीनन एक बहुत कलीदी ट्राइलेटरल ये समिट रही, और आइंदा भी ये समिट्स इसी तरह होती रहेगी। इत्तेशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो मुआशी महाज है वो बड़ा अहम है? दूसरे महाज पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की है, मुआशी तौर पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी यूनाइट होना बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान इंडिया का जो हालिया जो टेंशन हुई है उसके तनाजुर में ये विज़िट्स तो बड़े अहम हैं वज़ीर आज़म के और उनकी कैबिनेट के, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मुआशी तौर पर किस हद तक है? चूँकि अभी हम ये देख रहे हैं कि अज़रबैजान के सदर ने $2 बिलियन का मुआहदा तो किया हुआ है और उसकी सरमायाकारी का ऐलान किया हुआ है, तो 2027 तक पाकिस्तानी चावल पर कुछ हमें देख रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी से भी कुछ एग्जेम्पशन मिल रही है, तो इसको किस तरह से मज़ीद बढ़ावा दिया जा सकता है? आमना, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सारे कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह हालात बदल रहे हैं और जितना फॉर्मिडेबल ये ब्लॉक इमर्ज कर रहा है 3 मुल्कों का, अगर चाइना को भी शामिल कर लें थोड़ा सा फ़र्क के साथ साथ, तो वो भी अब देखें ना, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे तल्लुकात और चारों मुल्क, और ये 3 मुल्क ख़ास तौर पे जिनका पिछले साल समिट लेवल पे चीज़ें तय हुई थी कि किस तरह इकनॉमिक, पॉलिटिकल और डिफेंस लेवल पे हमने अपने कोऑपरेशन को आगे लेके जाना है। देखिए, नकोरो कराबाख के मसले में हमने 2020 की जंग आर्मीनिया से हुई तो हम उनके साथ खड़े थे। साइप्रस के मसले पे हम जिस तरह तुर्की के साथ खड़े हैं, तुर्की और अज़रबैजान दोनों कश्मीर के मसले पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाइना की सपोर्ट सारे हम कर रहे हैं, तिब्बत हो और ताइवान हो, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से, तो मेरा ख्याल है अब ये जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हुई है आमना, अब ये वक्त आ गया है कि चीज़ों को कैश किया जाए। जब भी जो आप बात पूछ रही हैं, मेरे दिल की आपने बात की। देखिए, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में करने का ऐलान किया, जबकि $20 बिलियन तीनों मुल्कों की बात हो रही है, तो टर्की में इन्वेस्ट करेंगे। अभी देखिए हो क्या रहा है, वही है कि जो हमारा मसला माज़त के साथ, अपना यूएई के साथ, कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ है। तीनों मुल्क पाकिस्तान में भरपूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो कहते हैं भैया आप वायबल प्रोजेक्ट लेके आए हमारे पास डेवलपमेंट के, क्या क्या करना है, तो हमें इतनी देर लग जाती है, तो हमारी बस जो है ना वो आगे निकल जाती है।
बस छूट जाती है हमसे। अभी वक्त यही है कि आप जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अज़रबैजान ने भी पूछा है कि बताएं हमें किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी आप प्लान करके दें। प्लानिंग मिनिस्ट्री है, बाकी जितनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, जल्दी से इस पर काम हो। और आप जिस तरीके से इतना उनके पास पैसा है, एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, यूरो एशिया कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है ये टाइम है भरपूर इसका फ़ायदा उठाया जाए। आमना आपने चावल की बात की, देखें ज़ीरो रेट है इस वक्त इम्पोर्ट पे उनके। हमने सिर्फ $5 मिलियन की जो है ना वो अपना एक्सपोर्ट किया, जबकि कहा जा रहा है कि बड़ा आसानी के साथ ये $50 मिलियन तक जो हम चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको। और हमें एक स्पेशल उन्होंने इंसेंटिव दिया कि कोई टैरिफ नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। इसके बावजूद कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, तो मेरा ख्याल है हमें ये इसके बारे में सोचना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि ये अपना जिसको कहते हैं अस्करी मैदान में जो तावन है, मेरा ख्याल है वो अब सारी दुनिया इसको देख रही है कि ये चाइना और फिर ईरान को भी हम शामिल कर लें फॉर द टाइम बिंग। तो माज़रत के साथ डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि फ़िलहाल मेरा ख्याल है वो हमें तो अच्छा लगेगा कि वो भी उस तरह शामिल हो, लेकिन फिर कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, हमें फिर फ़ौरन वो जिसको कहते हैं टैग कर देंगे ईरान के साथ। अभी तो ये ठीक है, अब ईरान के साथ भी उनके टर्की के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं, टर्की नेटो का मेंबर भी है, उस तरह उनके ख़िलाफ़ नहीं है जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ है। तो ठीक है, अल्टीमेटली तो हम उसी तरफ ही जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे इस वक्त यह है कि सेंट्रल एशियन स्टेट बहुत अमेरिका के करीब है और मिडिल ईस्ट के और बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जिस तरीके से बड़ा भरपूर इन्होंने साथ दिया हमारा अज़रबैजान ने, तो ये बाकी 6 रियासतें भी जो है ना उनके लिए एक मैसेज है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। इत्तलात यही है कि हमें अपना कज़ाकिस्तान जो है ना वो इन सारे मुल्कों में बड़ा मुल्क है, वो भी इस हवाले से बड़ी भरपूर सपोर्ट करने वाला है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को हम ना कैश किया जाए और ये वाकई जो हमारे MOUs हों, जो प्रोजेक्ट्स हों, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए हार्ड इन्वेस्टमेंट में। तो मेरा ख्याल है स्काई इज़ द लिमिट। और दूसरा ये कि एनर्जी सेक्टर में तो इतना बड़ा स्कोप है, हम बहुत से हवालों से देखें ना एनर्जी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हवाले से तो जो कुछ होगा अफ़गानिस्तान और वाह ईरान ही होगा, वो हमारी अपनी जगह मुश्किलात हैं, वो दुनिया भी देख रही है। फिर आप देख लें ईरान के ऊपर जिस तरह सैंक्शंस हैं, हमें भी सामना करना पड़ता है उसको। तो मेरा ख्याल है बदलते हालात में दुनिया को अंदाज़ा तो हो गया है कि जी अब ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक, फॉर्मिडेबल ब्लॉक है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अब यही है कि रेगुलर बुनियादों पे हमारी ये तीनों मुल्कों के साथ समिट हो और फिर हम देखें ECO कंट्रीज़ और शंघाई ताउन वाले, ये हमें रेगुलरली इनकी मुलाकातें होती रहें। तो मेरा ख्याल है एक रीजन का इतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा कि मेरा ख्याल है लोग फिर कंपेयर करेंगे आसियान के साथ, या वो जो दूसरा साउथ अफ्रीका वाला ब्लॉक है, चाइना वाला ब्लॉक है, उसको इंडिया जिसमें उसमें शामिल है, उसको देखेंगे ब्रिक्स को। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया, इसके लिए हमें होमवर्क करने की ज़रूरत है, तेज़ी के साथ बढ़े और ये जो हमें मौके नहीं मिल रहे इनको कैश करवाएं। जी बिल्कुल ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हमारे साथ रहेंगे। इलॉन मस्क और सदर ट्रंप, इनके सियासी रोमांस को किसकी नज़र लग गई है और क्या मामला वहाँ पर चल रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप से रास्ते जुदा कर लिए हैं। मस्क ने मुशीर और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज के सरबराह की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, जिसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ये इस्तीफा सदर ट्रंप को बराह रास्त इत्तला दिए बगैर दिया गया है, जिसकी व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप ने सरकारी बजट में कटौतियों और इस्लाहात के लिए डॉज का महकमा कायम किया और इलॉन मस्क को इसका सरबराह बनाया। अपने इस ओहदे पर काम के दौरान इलॉन मस्क को सियासी और अवामी तनकीद का सामना करना पड़ा। अहम बात यह कि इस्तीफा देने से एक दिन पहले मस्क ने ट्रंप के मुजवज़ा टैक्स बिल पर तनकीद की और अगले ही दिन इस्तीफा आ गया। अब ये इस्तीफा खुद दिया गया है या फिर ये लिया गया है, और क्या इलॉन मस्क का इस्तीफा ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इशारा है या अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं? इसी हवाले से मैं डॉक्टर साहब आपसे तजिया लूँगी, क्या आप समझते हैं इनसाइड स्टोरी बेसिकली क्या है? नहीं इनसाइड स्टोरी तो क्या, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा ट्रेस बैक करें तो एलन मस्क के बोर्ड ने, उसके अपने एग्जेक्टिव्स ने शुरू से इसको मशवरा दिया था कि ये आप इस की सरबराही डॉज की जो आप कर रहे हैं इस पर बड़ी तनकीद आ रही है, बिजनेस पे फ़र्क पड़ रहा है, बिजनेस डाउन जा रहा है। तो वो तो सिलसिला चलता रहा, लेकिन आप वाली बात के फ्लैश पॉइंट, क्योंकि एलन मस्क की अपनी एक पर्सनैलिटी और वो भी काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है वो अपनी सदर भी हैं और अपनी सुपरमेसी उनकी है, उनका हक भी बनता है सदर के तौर पर।
तो वो कि जिस इससे पहले कि वो किसी कन्फ्रंटेशनल स्टेज पर वो पहुंच जाते तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसमें अपने बिजनेस को भी उनके जो नुकसानात हो रहे थे वो बच जाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाते तो फिर उनको बाकी मामलात और बाकी नुकसानात का भी सामना करना पड़ता ट्रंप की तरफ से। तो मैं और फिर जब उन्होंने रिज़ाइन के साथ साथ कह दिया कि मेरा इनके साथ जो अलाइनमेंट है वो जारी रहेगी, लेकिन मैं इस ओहदे से अपने आप अलहदा करना चाहता हूँ। तो वो अगर देखा जाए तो इसमें इससे ज़्यादा कोई और चीज़, एलन मस्क के कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं कि वो कोई पॉलिटिकल कोई डिस्टर्बेंस पैदा करके क्रिएट कर सकते हैं। एलन मस्क एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, सक्सेस स्टोरी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक है, और दुनिया में जहाँ चाहे जिस जगह चाहे इन्वेस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप को जितना इन्होंने दिया, डोनेशन दी, शायद ही किसी और ने इतनी डोनेशंस दी हो। इसकी अपनी खिदमात उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, रिपब्लिकन के साथ, ट्रंप के साथ हैं। उसको उन्होंने जितना अरसा रहे उसको अपना एक प्रोफाइल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नेगेटिव होने लगा, उसके नेगेटिव मज़मरात होने लगे बिज़नेस पर, तो फिर वो उससे अलहदा हो गए। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई इसके दरमियान में कोई और मसला नज़र नहीं आता है। ये बात मालूम होता है कि यहीं, और मुझे नहीं मालूम होता कि इतना बड़ा बिजनेस मैन जो है वो बाद में जैसे बाकी अपोजिशन लीडर्स रिज़ाइन करने के बाद या बाकी पॉलिटिशियंस रिज़ाइन करने के बाद वो चिमागोइयाँ और वो अपना नुक्ताचीनियाँ करते हैं। मैं नहीं समझता कि वो नुक्ताचीनियाँ और चिमागोइयाँ इसमें होंगी। इसके बाद ये मामला इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता नजर आ रहा है। एहतशाम साहब, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उनकी बड़ी डोमिनेटिंग सी पर्सनैलिटी एलन मस्क की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब का भी अपना एक ब्रैश स्टाइल है। तो क्या ये दो पर्सनैलिटीज़ इनका कन्फ्लिक्ट आ गया था, या वाकई वो जो डॉज के सरबराह के तौर पर उनको लग रहा था कि यूएस ब्यूरोक्रेसी है, वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे फेमिलियर नहीं थे, तो उनकी बन नहीं पा रही थी। बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अरबों डॉलर्स की वहाँ पर जब ट्रंप साहब ने उनकी कैंपेन में, तो वो तो डूब गई फिर इस हवाले से अगर देखा जाए तो। अन्ना दो बड़ी वजूहत जो बनी ना उनके जाने की, एक तो बिल्कुल ये बात सारी दुनिया के अखबारात भी जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्विक कर बड़े अनसरमोनियस तरीके से इनको जाना पड़ा है, और होना तो चाहिए था कि प्रेसिडेंट ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है, अच्छे तरीके से जाते। दो बड़ी वजूहत बनी, एक तो कहा जा रहा है आमना कि एक विस्कॉन्सन में जो जुडिशल कैंडिडेट जो इन्होंने अपना रखा था वो हार गया इलेक्शन, वो नहीं बन पाया। उस पर कहा जा रहा है कि $25 मिलियन एलन मस्क ने खर्च किए थे। एक तो सेटबैक ये है, दूसरा उनकी कंपनी की तरफ से बड़े नुकसान आते। कहा जा रहा है कि तारीख की जो है ना वो बिगेस्ट डिलीवरीज जो है ना उसमें कमी आई है 13%, और 45% इसके शेयर जो है ना इनकी गाड़ी के जो है ना वो अपना क्या कहते हैं नीचे चले गए हैं। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी दोनों कारोबारी आदमी हैं, चाहे ट्रंप हो एलन मस्क हो, पहले अपने कारोबार के देखते हैं कुछ और। प्रेसिडेंट बशर अपना ट्रंप तो देखे ना, उनको तो फ़ायदा है कि वो प्रेसिडेंट होते हुए अपने कारोबार भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, उनके सारे के सारे अदारे, पहले खबरें आई थी कि वो पीछे हट जाएंगे अपने कारोबार से, लेकिन वो चला रहे हैं। तो वो हर तरह का फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं। जिस मुल्क में जाते हैं अपने बच्चों का कारोबार, अपना कारोबार, जहाँ बायलैटरल बातें होती हैं वो अपने कारोबार की भी बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका एलन मस्क के लिए है कि उनकी अपनी कंपनी जो है उनको नुकसान हुआ। प्लस बार बार एक बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनको साथ नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि जब तक एन ब्लॉक सारे के सारे अपने रवैये तब्दील नहीं करते तो ये जो हम चाह रहे थे कि बड़ा कट लगे अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, वो नहीं लग सकता। तो एक मायूसी अपनी जगह है। प्लस ये है कि उनको अपना बिजनेस जो है ना वो हर्ट होता नज़र आ रहा है। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के नज़दीक और लोग भी हैं, वो इनको अच्छा नहीं समझते कई हवालों से। ये जाके कभी पेंटागन में बैठने की कोशिश करते हैं, वहाँ से अपोजिशन होती है। कहा जाता है कि कई दफ़ा इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की स्टेट डिपार्टमेंट के मामलात में, ये देखते हुए कि जी बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब है, तो वहाँ से भी कहा जाता है कि वो कोई इतना उनको अच्छा सलूक नहीं मिला। और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को भी शायद नज़र आया कि बाकी टीम के लोग भी इनको डिफरेंट समझ रहे हैं। और फिर यह है कि इनकी जिस तरीके से अपना मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, मीडिया में इनके बारे में जितनी बातें हो रही हैं इनके ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है इस वक्त यही फ़ैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि रास्ता जुदा होता है तो भले हो जाए। ठीक है, $300 मिलियन उन्होंने इस मुहिम पे खर्च किया प्रेसिडेंट ट्रंप को लाने में, और आपको याद है आखिरी दिनों में तो हम ना $1 मिलियन रोज़ाना ये खर्च कर रहे थे। उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इनकी कोशिश थी कि स्पेस के प्रोग्राम में आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट मिलेगी। $बिलियन उन्होंने इस पर खर्च किया हुआ है। कहा जा रहा है कि एज वी स्पीक वहाँ से कोई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इनको अच्छा सलूक नहीं मिला। एक वो उनको डिसोल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट थी, दूसरा अपना नुकसान हो रहा था, तीसरा विद इन दी रिपब्लिकन ग्रैंड ओल्ड पार्टी GOP उनमें मुखालफत नज़र आ रही थी। तो ये वजूहत बनी है, लेकिन ये मेरा ख्याल एक सबक हुआ
क्योंकि इतना करीब आदमी, इतना करीब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासत को इतना इनफॉर्मल बना दिया है कि एक वाइट हाउस में टॉप मीटिंग हो रही है तो उन्होंने कंधे पे अपने बेटे को बिठाया हुआ है और सब लोग कहने वाले यही कहते हैं कि उनको बुरा लग रहा है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीब रहे हमने ऐसे मनाज़िर इस देखे, बात को भी इग्नोर किया गया। बिल्कुल सही, बड़ा अहम तजिया डॉक्टर जमील ये लग रहा है कि ये मफादात का टकराव अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस हवाले से आप लोगों ने इस सेगमेंट में भी बात की। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, जो कि अफगान तालिबान के हवाले से है। उनके सीनियर कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए फितनतुल खवारिज को सख्त इंतबाह जारी किया है। अपने खिताब अफगान तालिबान कमांडर ने कहा कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में, खुसूसन पाकिस्तान में, लड़ना जायज़ नहीं है। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। उन्होंने कहा कि अमीर के हुक्म के बगैर पाकिस्तान में लड़ाई फसाद तस्वुर की जाएगी। तालिबान कमांडर ने फितनतुल खवारिज को इस्लामी इमारात के निज़ाम का पाबंद रहने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, ये इंतबाह अफगान तालिबान की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी को नापसंद करने का इजहार है। ये पहली बार है कि तालिबान कमांडर ने खुलेआम पाकिस्तान में हमलों पर इस अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। अब सवाल ये है कि क्या अफगान तालिबान के इस सख्त हुक्म से पाकिस्तान में दहशत गर्दी कम होगी और फितनतुल खवारिज का खात्मा किस हद तक मुमकिन हो सकेगा। ऐसे हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिर शाह शिराजी ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। इस डेवलपमेंट को आप किस हद तक खुशाइंद करार दे रहे हैं और साथ ही साथ ये कहिएगा कि क्या वाकई अब तालिबान की पॉलिसी में एक शिफ्ट आया है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने वहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहे हैं। इसके असरात किस हद तक पॉजिटिव देख रहे हैं आप? जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो खिता है उसमें एक अमन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले हम देखते रहे हैं कि अफगान तालिबान रिलेक्टेड रहे हैं। वो ख़ास तौर पर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को कहती है, उनके ख़िलाफ़ और बाकी कुछ ऐसे करीबी जो जहादी एलिमेंट्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने में वो ज़रा तरद्दुद का शिकार थे। लेकिन अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, अफगान फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जो मीटिंग पहले काबुल में हुई और फिर चीन के अंदर, तो उसमें एक बिल्कुल वाज़ेह मैसेज दे दिया गया कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, उनसे अपने आप को अलहदा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान और चीन इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होंगे। तो ये सईदुल्लाह सईद की जो स्टेटमेंट है, ये बाकायदा मौलवी हिबतुल्लाह की जानिब से एक डायरेक्टिव है। मैं ये भी एक बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि तमाम जो तालिबान कमांडर्स हैं, रीजनल कमांडर्स हैं, उनको बाकायदा एक मैसेज दे दिया गया है कि कलअदम जो तंजीमें ख़ासतौर पर BLA, BRA या जो दूसरी तंजीमें जो कि ये दावा करती हैं कि वो पाकिस्तान में इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और साथ साथ ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज तालिबान लीडरशिप बशमूल मौलवी नूर वली को दिया गया है कि वो अंडरग्राउंड जाएंगे और वो किसी भी किस्म की कार्रवाई ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब है, उनको वहाँ से डिसलोकेट करने का भी जो है वो फैसला कर लिया गया है। साथ साथ ये देखें तो एक बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दों के जो सफ़े हैं उनके अंदर बड़ी सख्त बेचैनी है, क्योंकि ईरान ने भी अपने बॉर्डर को क्लोज करने की बात की है, तो BLA और जो दूसरा बलूचिस्तान फैक्टर था उसको भी काउंटर किया जाएगा। अफगानिस्तान की साइड से जो इंडियन रॉ की फंडेड जो तंजीमें थी मुख्तलिफ किस्म की, उनके ऊपर भी जो है वो बाकायदा पाबंदी लगनी शुरू हो गई। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक है, क्योंकि मेरे ख्याल में देखें ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पीस की रेस्टोरेशन का, सी पैक और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, ट्रेड एक्टिविटीज़ है, उसके अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक्सटेंशन का। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं, ख़ासतौर पर जो नो गो एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, कुनड़ में, पक्तिया में, खोस्त में, नूरिस्तान में, यहाँ और बलूचिस्तान की सरहद के साथ जहाँ जहाँ ये खदशात हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ दहशतगर्दों की जो है वो सेफ हेवन्स हैं, उनको टारगेट बनाना भी शुरू कर दिया गया। शॉर्टली शाह साहब, इसमें भी जरा कमेंट कीजिएगा कि चाइना चूंकि इसमें एक कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के दरमियान एक फरीक है, तो चाइना का होते हुए आप समझते हैं ये जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हैं ये टेम्परेरी नहीं होंगी, अब ये वाकई तालिबान अपना जो किबला है दुरुस्त करके ही चलेंगे आगे? देखिए, काबुल को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चाइना और पाकिस्तान ने
बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दी है कि या तो वो डेवलपमेंट चाहते हैं, सी पैक में अपना हिस्सा चाहते हैं, इस खित्ते में खुशहाली चाहते हैं, तो उन्हें तमाम जितने जो दहशतगर्द ग्रुप हैं या जो असला वाले जो ग्रुप्स हैं, उनको जो है उनका खात्मा ज़रूरी है, और ये उनकी सर्वाइवल के लिए भी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है काबुल के अंदर। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर अफगानिस्तान खुद एक्शन नहीं लेता, वहाँ के तालिबान नहीं लेते, तो पाकिस्तान और चीन ने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि वो फिर अक्रॉस द बॉर्डर भी कार्रवाइयाँ करेंगे और हर लिहाज से वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच जायशा शिराजी साहब, इस पर बड़ा अहम अपना तज्जिया पेश करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, अदलिया भी डिजिटल होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में कानून और इंसाफ कमीशन के तहत अदालती टेक्नोलॉजी सिम्पोजियम से खिताब में कही। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग, वीडियो लिंक और डेटा एनालिटिक्स के नफाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अदालतों को अवाम के लिए शफाफ और काबिल रसाई बनाने के लिए कौमी डिजिटल फ्रेमवर्क ज़रूरी है। तकरीब में चाइना एंड तुर्की के माहिरीन ने इंसाफ की फराहमी में डिजिटल टूल्स और मसनूई जहानत यानी AI के इस्तेमाल पर इजहार ख्याल किया। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी और AI का है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वाकई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसाफ की फौरी फराहमी का ज़रिया बन सकेगा। चैलेंजेस क्या हैं, क्या सिचुएशन में इस वक्त, इसी पर हम बात करते हैं। हमाद रोहिला लीगल एक्सपर्ट और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। हमाद, थैंक यू सो मच। हमाद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त क्या हालात हैं, कहाँ पर खड़ा है और चैलेंजेस क्या दरपेश हैं हमें? इत्तेफाक से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात की थी। उस वक्त डिजिटल करेंसी के तनाजुर में बात की थी हमने जी। आज अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वही बात दोहराऊंगा, मैंने तब भी कहा था कि अगर हम दुनिया के साथ कदम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि हमारे पास अब ये टेक्नोलॉजी अपनाना या ना अपनाना ऑप्शनल नहीं रहा, ये मैंडेटरी हो गया है आजकल, आज के दौर में खास तौर पे हमारे लिए। अब पूरी दुनिया की तरफ नजर दौड़ाइए, दुनिया में अब अदालत सिर्फ इमारत का नाम नहीं रह गया, ये एक डिजिटल स्पेस बन चुकी है। और हर वो शख्स हमारे मुल्क में हो या कहीं भी हो जिसके पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है, वो ग्लोबल विलेज में रहता है, वो ग्लोबल सिटीजन है। और जब वो देखता है कि बाकी दुनिया में तो बहुत सी सहूलियात मैसर हैं तो लोगों को केस करने में वहाँ के अदालती निज़ाम में, तो वो सोचता है कि क्या, और बल्कि हमसे पूछता भी है कि क्या यहाँ पर भी ऑनलाइन केस फाइल किया जा सकता है, क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है कि वो भी ऑनलाइन हियरिंग अटेंड कर सकें या उनको मोबाइल नोटिफिकेशन पे केस का स्टेटस पता चल सके। हमें उसको बताना पड़ता है, उसको हकायक दिखाने पड़ते हैं कि आज भी हमारी कचहरियों में आपको जाकर अगर कॉपी लेनी है किसी भी केस की तो एक जंगले के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, जिसके पीछे से एक हाथ आएगा, वो आपको एक पर्चा थमा देगा जिसको पुर करके आपने उनको देना है। और अगर जो ऑर्डर आप ले रहे हैं वो बहुत पुरानी फाइल का नहीं है और अमले ने आपके साथ ताउन किया है, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर है कि आपने अमले के साथ ताउन किया है, तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं आपको कॉपी मिलने में। तो ये तो सूरत हाल अदालतों की है। अगर आप उन इदारों की बात कर लें जो टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए खसूसी तौर पर बनाए गए हैं, उनकी सूरत हाल भी कोई तसल्ली बख्श नहीं है। ये जो क्राइम जोन बनाया गया है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग विंग बनाया गया है FIA में, उसकी मिसाली अगर मैं आपके सामने दूं तो अभी चंद दिन पहले मेरे देखने में आया कि एक कंप्लेंट फाइल की गई ईमेल के थ्रू डिजिटल हैरासमेंट के सिलसिले में। उसमें उन्होंने फौरन ईमेल करके कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए हमारे दफ्तर में और वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है या नहीं उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन जब हम उस दफ्तर में गए और पता चला कि यहाँ पर तो मुतलका अफसर ही मौजूद नहीं है, और अगर कभी मुतलका अफसर मिल जाता है तो आगे से ये जवाब मिलता है कि हमारा पोर्टल ही अभी तक अपडेटेड नहीं है, आपको ईमेल हमसे पहले आ गई है, लिहाजा आप चंद दिन बाद आएंगे। तो ये तो सूरत हाल है उन इदारों की जो खास तौर पे टेक्नोलॉजी को सामने रख के बनाए गए हैं। अगर हम अदालती निज़ाम पे ही बात करें, दुनिया से सीखने की बात करें, तो सिंगापुर की बात किए बगैर हम बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने हमें दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हर फाइल को 2 सेकंड के अंदर एक्सेस किया जा सकता है और कैसे ये स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस से आप अपने फाइनल आउटकम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्राजील की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना शुरू किया अपने केसेस तो एडजुडिकेशन में 13% और इम्प्लीमेंटेशन में 11% उन्होंने वक्त बचाया।
उसी रिपोर्ट में केनिया के बारे में लिखा गया कि जब उन्होंने डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की तो उनकी एडजर्नमेंट 20% से कम होकर 10% रह गई। यूएसए की मिसाल अगर आप देख लीजिए, जो उसका अदालती निजाम हमारे से तो बहुत बेहतर समझा जाता है, वहां पर कम से कम ऐसा नहीं होता कि एक शख्स के ना आने की वजह से आपको एडजर्नमेंट मिल जाए। वो भी ये बात करता दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन हियरिंग किस कदर जरूरी है और लोग पाकिस्तान में हम सब जानते हैं इंटरनेट की जो इस वक्त हालिया हमने देखे कि जो मामलात रहे हैं, जो डिसरप्शन रही है, उसकी वजह से आप समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन हियरिंग ये की जा सकती है स्मूथली? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल ही नहीं है। मैं भी इसी तरफ ही आ रहा हूं। अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं, अगर ऑनलाइन हियरिंग अवेलेबल कर दी जाए तो इसके साथ जो बाकी मसाइल हैं, ट्रैवल करने के मसाइल हैं, लोगों को छुट्टी लेने के मसाइल हैं, वो भी हल हो जाते हैं। अब अगर हम, जैसे आपने बात की, हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में, बल्कि मैं किसी और शहर की भी बात नहीं करता, मैं सिंध की बात नहीं करता, किसी अंदरून इलाके की, बलोचिस्तान, केपी या पंजाब की बात नहीं करता, मैं इस्लामाबाद में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ की कचहरियों का ये हाल है कि यहाँ पर ऑनलाइन फाइलिंग के नाम पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है। कॉपी जैसे मिलती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और केस मैनेजमेंट इस तरीके से है कि कभी डेट अपडेट कर दी जाती है पोर्टल में, जैसे एफआईए का पोर्टल अपडेट कभी नहीं होता, कभी हो जाता है। अदालतों का भी यहाँ पर यही निजाम है। इंटरनेट के बारे में सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ जब आप कचहरी में एंटर हो जाते हैं तो आपका अपना मोबाइल डेटा भी काम करना छोड़ देता है, तो आप लोगों के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रहते, और अगर आप क्विकली चाहते हैं कोई रिसर्च करना किसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर तो आप वो भी नहीं कर सकते। ये बात आपकी दुरुस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में नहीं है, बजट के रिस्ट्रेंट्स भी हमारे मुल्क में है कि इस सब के लिए रिलायबल इंटरनेट के लिए, रिलायबल हार्डवेयर के लिए पैसे भी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो ये मसला है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो टेक्नोलॉजी को ना तो समझना चाहते हैं और अपनाना तो इसको बहुत ही दूर की बात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं डिजिटल नेशन के नारे तो लगाए जाते हैं इस हुकूमत की जानिब से। नारे तो लगाए जा रहे हैं, पिछले 6-7 साल से कई सिंपोजियम्स हो रहे हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें डिजिटल कोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। लेकिन सूरत हाल जो मैं आज ग्राउंड में देख रहा हूं मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करते हैं कि हमें इस सिंपोजियम के बाद कोई आने वाले 8-6 महीनों में कोई फर्क इस सिलसिले में नजर आए, हमें पता चले कि पाकिस्तान की हर अदालत में रिलायबल इंटरनेट दे दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन हियरिंग्स की जा रही हैं और वहाँ पे केस मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर हो गया है, फिर तो आवाम को कोई फर्क पड़ेगा, वरना तो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस ही रह जाएंगे। मैं एक शॉर्टली आपका कमेंट चाहूंगी। पाकिस्तान में हम जुडिशल निज़ाम में या जुडिशल सिस्टम में एक सबसे अहम मसला जो देखते हैं वो पेंडेंसी ऑफ केसेस का देखते हैं। ये रिजॉल्व हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपना जारी रखें या डिजिटलाइज करने की जानिब जाएं? किस हद तक हो सकता है? जी बहुत हद तक हो सकता है। मैंने 2 ममालिक की मिसाल आपके सामने रखी, ब्राजील की, केनिया की। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को, सिंगापुर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एडजर्नमेंट का इशू फिक्स किया, अपनी एडजुडिकेशन को बहुत क्विकर किया। तो अगर हम भी वाकई ही एक प्रॉपर कॉन्क्रीट रोड मैप बना पाए और उसको फॉलो कर पाए, सिर्फ पॉलिसीज ना हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो, तो जरूर इसको किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हम माधुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद टॉपिक के हवाले से। नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिर में अब हम बात करेंगे, चूंकि ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो मवेशी मंडियों में भी रौनकें बढ़ने लगी हैं। जानवर तो ज़मीन पर हैं लेकिन कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। व्यापारी आगे आगे हैं और ग्राहक पीछे पीछे हैं। बड़े जानवरों के तो क्या ही कहने हैं, छोटे जानवरों की भी कीमतें हैवी वेट बनी हुई हैं। खरीदारी के इस वक्त क्या हालात हैं, शहरी क्या कह रहे हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में मेला सज गया है। 1.25 लाख से ज़ायद जानवर अब तक इस मवेशी मंडी में लाए जा चुके हैं। इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी के जनरल ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो है वो जानवर यहां पर रखे जाते हैं, जिनका वज़न जो है वो 1 मन से लेके 2, 2.5, 3 मन के दरमियान के जानवर इस जनरल ब्लॉक में मिलते हैं। शहरी भी ये कहते हैं कि उनको इस ब्लॉक से अक्सर और बेशतर मुनासिब कीमत में और उनका मनपसंद जानवर जो है उनको मिल जाता है। इस वक्त हम एक व्यापारी के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो जानवर इनके पास मौजूद है ये कितने का है और कितना वज़न है और ये कितने में इसको सेल करेंगे। बाबा कैसे हैं आप, ठीक हैं? कितने मन का ये जानवर है? भाई 2 मन का है, 2 मन का। तो क्या पैसे इसके आप मांग रहे हैं? इसके मांग रहे 2.30 है, फाइनल होएगा 1.70 का। 1.70? तो ये तकरीबन 2 मन से कम का जानवर है ये? नहीं, 2 का पूरे का है, 2 का। 2 से ऊपर होएगा, नीचे नहीं है। तो ये क्या वजह है, ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ पैसों में, रेटों में फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पिछले साल गोश्त 1500 रुपये किलो था, इस टाइम हो गया 2500-2600 रुपये कराची में। जो इधर मंडी में गोश्त दे रहे हैं 1600-1700 रुपये किलो झोटे का गोश्त।
इसीलिए माल महंगा है, खर्चा बहुत है ज़्यादा। नहीं, गोश्त तो नॉर्मली कसाईयों के लिए होता है, ये तो कुर्बानी के लिए रखा कुर्बानी का तो वाला जो सामान ले आता है तो वो तो सामान कुर्बानी का हिसाब लगाएगा ना, काटू को तो नहीं देगा ना। जो 2 मन का बन रहा है सामान, 140 का 2 मन का कट्टू में बन रहा है, तो कुर्बानी वाला तो लेगा ना 20-30 हज़ार रुपये, तो ज़्यादा लेगा ना कुर्बानी वाला। यार महंगा यूँ है, महंगाई का देख रहे हैं, इन्फ्लेशन भी देखें आप कितनी हो गई है, महंगाई का तनासुर भी बढ़ गया है डेफिनेटली। फिर एक्सपेंस भी ज़्यादा है इनके बेचारों के। अभी मैं बात कर गया हूँ, पानी नहीं मिल रहा, जो पानी कोटा दे रही है जो इंतज़ामिया, उसके अलावा भी उनको पानी चाहिए, वो कोटा कम है उनका, पानी के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उनको। यहाँ टैक्सेस वगैरह जो लगाए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो एक्सेस हैं, तो डेफिनेटली तो उसी खर्चे तो यहीं से निकालेगा ना, वो कहाँ से निकालेगा वो। यार देखिए, इन्फ्लेशन तो ओवरऑल हाई हुई है। अब जाहिर सी बात है, ये भी दूर से लेके आते हैं, करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो 100% प्राइस इन्होंने बढ़ाई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब सारी यही बात है कि इन्फ्लेमेशन तो ओवरऑल ही हाई हुई है। आप जहाँ भी देखें तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो आज मंडी भी काफ़ी चढ़ी हुई, हम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटे से घूम रहे हैं, मगर हमें अभी तक मिला नहीं है जानवर। और कह रहे थे कि ये पहाड़ी वाला जो ब्लॉक है, यहाँ आपको वारे का जानवर मिल जाता है, मगर अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। फिर भी कोशिश करें, अल्लाह करे शायद हमें मिल जाए, मगर पिछले साल से ये इस साल तो कुछ ज़्यादा ही महंगे बता रहे हैं व्यापारी। इस वक्त जो जनरल ब्लॉक में जो जानवर मौजूद है, जो यहाँ व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि 2 मन के जो लगभग जो जानवर है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक शहरी जब यहाँ आएंगे, घूमेंगे, थोड़ा फिरेंगे, और फिर जो एक तरीक़ेकार होता है व्यापारी के साथ बैठ के और उनसे बातचीत करने का, वो उनसे बात करेंगे और अपना सौदा तय करेंगे, तो उनको मुमकिन है कि 2 लाख तक का 2 मन का जो जानवर है वो 1.5 लाख रुपए तक में मिल जाए। गुलजार इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और ये हर बार की हम कहानी देख रहे हैं कि जब भी ईद करीब आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेट्स जो हैं अब वो आसमान से बातें करने लगते हैं, और हर साल इसमें इजाफा हम देखते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।